जय हिंद साथियों। वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र पर कक्षा 10 विषय गणित। तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको, उस पूरे मॉडल पेपर को मैं हल कराऊंगा और ये बताएंगे कि गणित विषय में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी के भी आपने जो डैश वर्क्स में टेस्ट देखे होंगे वो सभी टेस्ट हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, क्योंकि यह टेस्ट है जो बोर्ड ने जारी किया है। तो मैं अभी आपके सामने कुछ देर में लेके आ रहा हूँ। यह टेस्ट बोर्ड ने जारी किया है और बाकी के सभी टेस्ट क्या है कि जैसे संजीव की है तो संजीव वाले ने बनाए हैं, एक्सीलेंट की है तो एक्सीलेंट वाले ने बनाए हैं, और ये है इसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं जो टेस्ट मैं अब कराने आ रहा हूँ। तो ये टेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है, ये मॉडल प्रश्न पत्र है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास, मेरा मानना है ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए सभी विद्यार्थी आराम से इस क्लास को पूरी देखें। हाँ, ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है तो देखनी पूरी है आपको, आप अपने समय के अनुसार कैसे भी देखें, ठीक है। और मैं पहले कोशिश करूँगा कि परीक्षा पैटर्न समझाने की, कि परीक्षा पैटर्न कैसे है, परीक्षा कैसे पूछी जाएगी, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें पहले भाग अ होगा, जिसमें पहला प्रश्न होगा, जिसमें प्रश्न 1 होगा। प्रश्न 1 में क्या होगा, 1 से लेकर के 12 तक विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्पीय का अर्थ होगा अब सद 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन, सही ऑप्शन का चयन करना होगा। तो 1 से लेकर के 12 तक पूछे जाएंगे। तो यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, 12। सभी प्रश्न एक नंबर के होंगे। तो कितने नंबर हो गए, 12। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 में क्या किया जाएगा, ऐसे ही 1 से लेकर के 6 तक रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 से लेकर के 6 तक 6 प्रश्न बनते हैं। सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे और कुल नंबर हो जाएंगे यहाँ 6। फिर प्रश्न संख्या 3 में क्या होगा, 1 से लेकर के 12 तक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अति लघुत्तरात्मक में क्या है, आपको शॉर्ट में वो प्रश्न हल करना होगा। तो 1 से लेकर के 12 तक पूछे जाएंगे। तो 12 प्रश्न बनते हैं। सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे तो 12 नंबर बन जाएंगे। तो इस प्रकार करके ये भाग अ है वो 12 और 12 24 और 6 30 नंबर का कवर भाग है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि क्या होगा, भाग अ में प्रश्न संख्या में 1 से 12 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय का अर्थ ऑप्शन में होंगे ए बी सी डी, इसमें से आपको किसी एक का चयन करना होगा। तो 12 प्रश्न बनते हैं। सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे। भाग अ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे। 12 1 करोगे तो 12 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, 1 से 6 तक, उसमें डिवाइड होगा, 1 से 6 तक रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो 6 प्रश्न बनेंगे, प्रत्येक 1 नंबर का होगा तो 6 नंबर के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, 1 से 12 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 12 प्रश्न बनेंगे जो प्रत्येक 1 नंबर का होगा और 12 प्रश्न बनेंगे, 12 नंबर के हो जाएंगे। तो ये जुड़ के कितना हो गया, 30। भाग अ है वो पेपर का एक बहुत बड़ा भाग बनता है, क्योंकि भाग अ 30 नंबर को कवर करेगा। और मेरा मानना है अक्सर विद्यार्थियों को यहाँ ही समस्या आती है भाग ए में। बाकी के और भी प्रश्न है, भाग द है, जैसे कि मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल फिक्स है, प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा और क्या प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि फिक्स हो, अथवा ये नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये बात कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात यही करती है, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पेपर कैसे पूछा जाएगा। और अभी आप मैं मॉडल पेपर में आपको हल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस प्रकार से पेपर पूछा जाएगा। अब आगे बात करूँ, जैसा कि मैं
तो भाग ब में क्या होगा, आगे बात की जाए भाग ब में। भाग ब में सभी प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो प्रश्न संख्या भाग 2 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 16 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 16 तक के प्रश्न बनेंगे 13। मैं यहाँ लिखता क्या है 13 प्रश्न बनेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो कितने नंबर के हो जाएंगे ये, 26 नंबर के। इसी प्रकार भाग स में प्रश्न बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक भाग स होगा। तो इसके कितने प्रश्न हो जाएंगे, 4, 17, 18, 19, 20, 4 प्रश्न हो जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा करीब 4 प्रश्न हो जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 3 नंबर का। तो 4 3 12। और भाग द में क्या होगा, प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 23 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न बनेंगे यहाँ, 3 और प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। तो कितने बन जाएंगे, 12। इस प्रकार से आपके ये जुड़ के कितने नंबर होने चाहिए, 80। देखें 2 और 2 4, 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 2 3 4 5, 5 और 3 8। इस प्रकार से आपका परीक्षा पैटर्न है। और ध्यान रखना भाग स में सभी प्रश्न, सभी का मतलब 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों प्रश्न अथवा में पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्न अथवा में पूछे जाएंगे। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 में से किसी एक को हल करना होगा, है ना। भाग अ बन रहा है 30 नंबर का, भाग ब बन रहा है 26 नंबर का, भाग स बन रहा है 12 नंबर का और भाग द बन रहा है 12 नंबर का। ये भाग द के प्रश्न हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और आपको इतनी समस्या भी नहीं आएगी। और ये फिक्स हो जाएगी कि ये कौन सी प्रश्नावली में से पूछे जाएंगे। और दूसरी फायदा ये है कि तीनों प्रश्न अथवा में पूछे जाएंगे। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 में से किसी एक को हल करना है। और भाग स में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 3 नंबर के प्रश्न होंगे, ये भी 12 नंबर बनेंगे। भाग ब में 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और इनमें से 26 प्रश्न बनेंगे। भाग अ में एक नंबर के 30 प्रश्न बन रहे हैं और 30 नंबर के हो जाएंगे। और भाग अ में ये याद रखना 1 से 12 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इनको हल करने के लिए आपको केवल इनका उत्तर बताना है कि पहले का अ सही है या बी दूसरे का ब सही है। इनको हल नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव आएंगे अभी मैं बता रहा हूँ। और ऐसे करके आप कोशिश करें, ऐसे करके एक टेबल बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को समस्या नहीं होगी। आप ऐसे करके टेबल बना लें, यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर और यहाँ लिख लेंगे उसका आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और ये कहाँ तक बनानी है, 12 तक बनानी है, क्योंकि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 12। तो आप यहाँ देंगे कि 1 में मान लो अ आ रहा है सही। तो हल कैसे करना है, हल आप पेपर पर देख लेंगे कि आप देख लेंगे वहाँ से कौन सा सही है, अ तो अ लिखेंगे। दूसरे में मानो स सही आ रहा है, तीसरे में द। तो ऐसे करके ये लिखना है, बाकी का हल नहीं करना होगा। और दूसरे प्रश्न में क्या होगा, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। और तीसरे प्रश्न वाले प्रश्न होंगे वो कॉपी में अतिलघुत्रात्मक बोला है, तो वो कॉपी में क्या करने होंगे, आपको हल करने होंगे। उम्मीद है कि आपको पूरा परीक्षा पैटर्न समझ में आया होगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर को हल कराने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। जिन विद्यार्थियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर किया करें। देखिए ये मॉडल पेपर का भाग अ है। यहाँ जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, विकल्पीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 12। 1 से लेकर के 12 तक विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इनको हल करने के लिए ऐसे एक टेबल बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर और आंसर 1 से लेकर के 12 तक
पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, अवसद जो भी होगा हम उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत काम की वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को देखने वाले लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, तथा इस वीडियो को हो सके तो अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे उनको बहुत लाभ होगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका बहुत सीधा सीधा लाभ होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही पेपर पूछा जाएगा, ये बात निश्चित है। ये बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 12 प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे ही, और ये भी तय है कि पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो यहाँ तो बोर्ड में भी लगभग पूछनी यही रहेगी कि इस प्रश्नावली से ही पूछा जाएगा। जैसा कि मैं कहूँ कि यहाँ छठवा समांतर श्रेणी से है ना, तो समांतर श्रेणी से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे ही सभी प्रश्न फिक्स हैं कि यहाँ से ही पूछे जाएंगे, लगभग ऐसा ही होगा। तो इसलिए हो सके तो अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें इसे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, हल करेंगे कि 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा। हाँ जी, लसप का मतलब होता है लघुत्तम समाप्य वर्ता, मसप का मतलब होता है महत्तम समाप्य वर्ता। तो देखिएगा 12 और 15 का लस ज्ञात करेंगे। 12 और 15, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, 12 के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 से 6, 2 से 3 और 3 एकम 3, और 15 से करेंगे तो 3 से 5 और 5 से 1। देखिएगा 12 के गुणनखंड क्या बनते हैं, 2 गुणा 3। तो इसी प्रकार 15 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 गुणा 5। ठीक है, तो बात HCF की जाए, महत्तम समावर्ता, या इसको क्या बोलते हैं, मसर। क्या बोलेंगे, मसर। तो मसर क्या होता है, जो दोनों में से कॉमन आए वही क्या होगा, मसर। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, टी। क्या कॉमन आ रहा है, टी। तो मैं कहूँ इनका मसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लसप और मसप, मसप का मान कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। देखिए यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑप्शन से देख सकते हो, मसप कितना मिल रहा है, 3। ये हो गया। तो पहले नंबर तो ये अ ही होना चाहिए, क्योंकि इसका मसप कितना हो गया, 3। चलो हम लसप या लस या एलसीएम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो लस ज्ञात करते हैं तो कैसे लिखते हैं, उच्चतम घात, यहाँ 2 की उच्चतम घात कितनी हो गई, 2 और 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 5। लस में क्या करते हैं हम, या एलसीएम में क्या करते हैं, उच्चतम घात वाले पदों को लेते हैं। यहाँ 2 की उच्चतम घात कितनी है, 2, और 3 की उच्चतम घात कितनी है, 1, और 5 की उच्चतम घात कितनी है, 1। 2 का वर्ग 4, 5 15, 15 चौको 7। तो यानी कि इसका जो लस हुआ वो कितना हुआ, 60, और मस हुआ वो कितना हुआ, 3। तो पहले लस का है, ध्यान रखना, लसप। तो पहले लसप कितना है, 60, और मसप कितना है, 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, अ। और हम इसे ही हम अपनी टेबल में लिखेंगे कि पहले का कौन सा उत्तर सही है, अ। तो इस टेबल में हम क्या लिख देंगे, अ। बात समझ में आई। तो देखिएगा अब दूसरा प्रश्न है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या होगी। मैंने आपको सीधा सीधा बताया, यदि शून्यकों की संख्या पूछी गई है तो कोई भी बहुपद है उसमें जितनी उसकी उच्चतम घात है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ बहुपद में इसकी उच्चतम घात कितनी है, 2, जिसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। तो दूसरे में क्या लिख देंगे यहाँ, ब। ठीक। तीसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मैंने क्लास में पढ़ाते समय कई बार इंपोर्टेंट लगवाया, और मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे का। चौथे में बात की जाए, यदि 2x + y = 6 हो, तो एक समीकरण है आपका कि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है, यानी कि इनमें से इसको कौन सा युग्म संतुष्ट करता है। तो देखेंगे इसको क्या होगा, संतुष्ट का अर्थ हो जाएगा कि कौन सा मान रखने पर समीकरण हल होता है। तो देखिए समीकरण है ये 2x + y = 6। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, एक एक ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो पहला है 1,
1, 2 का अर्थ हो जाएगा कि x का मान कितना 1 और y का मान कितना 2। पहले मान होता है वो x का होता है और दूसरे द्वारा लिखा होता है वो y का मान होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ x का मान 1 और y का मान 2 हो गया। तो x का मान 1 रखें तो 2 इंटू 1 प्लस y का मान 2 रखें तो 6 हो पाता है या नहीं हो पाता है? 2 एकम 2 प्लस 2, तो 2 और 2 4 और 6 बराबर नहीं है, इसलिए 1, 2 संतुष्ट नहीं करेगा। और अगला देखें हम ऐसे ही 2, 1 का अर्थ हो जाएगा x का मान 2 और y का मान 1। तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस y का मान 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, जबकि ये कितना है 6। तो छोड़ो और ये भी नहीं होगा। अगला देखें, अगला कौन सा है 2, 2। तो x का मान भी क्या हो जाएगा 2 और y का मान भी क्या हो जाएगा 2। x का मान 2 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे। x का मान 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस y का मान 2 रखेंगे तो देखो 2 का 2 से करोगे तो 4 और 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि 2, 2 ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर 7। पांचवा प्रश्न देखेंगे, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह क्या होता है द्विघात समीकरण में a बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान यहाँ 0 नहीं होगा कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कैसे होंगे मूल काल्पनिक। तो मूल काल्पनिक कहाँ होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस के फोरियर सी लेस देन 0 पर मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। b स्क्वायर माइनस फोरियर सी ग्रेटर देन 0 पर मूल वास्तविक तथा अलग अलग होते हैं। b स्क्वायर माइनस के फोरियर सी बराबर 0 पर मूल कैसे होते हैं, समान, वास्तविक तथा समान होते हैं। ये बोला गया वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होने का अर्थ हो जाएगा काल्पनिक होंगे, अर्थात काल्पनिक कहाँ होते हैं b स्क्वायर माइनस के फोरियर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर असही हो जाएगा। छठवां देखते हैं, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए सार्वंतर होगा। क्या पूछा गया है, सार्वंतर। और हमेशा हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 दूसरे में से पहला घटाएंगे या कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे तो a2 का मतलब समांतर श्रेणी का दूसरा पद कौन है यहाँ 7। a1 का मतलब पहला पद कितना है 3। 7 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 4। और इसका 4 कौन से ऑप्शन में, द में। तो इसका 4 ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। तो छठवें में मैं लिख दूंगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा द। सातवां देखें आपको, सातवां मान ज्ञान और याद होने चाहिए आपको टेबल से, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते समय याद कराए थे कि 2 sin 45 cos 45 का मान होगा। 2 sin 45 और cos 45 का मान होगा 2 के स्थान पर 2। sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 हो जाएगा। √2 का √2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका कौन सा उत्तर होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर स। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा और लिख लेंगे स। ठीक है, अब आ गया है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और पेपर में पूछा जा सकता है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक वृत्त होता है जो अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना होता है। कितने बिंदुओं से मिलकर के बना होता है, अनंत बिंदुओं से। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, प्रत्येक बिंदु पर। तो यहाँ वृत्त में कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। तो अनंत बिंदुओं पर प्रत्येक बिंदु पर जब एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो अनंत बिंदुओं पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, अनंत स्पर्श रेखा हो जाएंगी। तो यहाँ बोला गया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसका उत्तर क्या होगा ब। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो यहाँ लिख लेंगे ब। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आप सभी जानते हैं, पाई आर उसका है ना। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, पाई आर उसका। तो इसका ऑप्शन नंबर सब सही हो जाएगा। यहाँ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ध्यान रखना सूत्र सभी पहले याद करने हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, अथवा ये कह दे आर का मान 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, परिधि ज्ञात करो। तो पहले नंबर सूत्र याद होने चाहिए क्षेत्रफल से संबंधित सभी। यदि एक बेलन की ऊंचाई
यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या होगी। ये तो क्या बोला गया है हमें, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, 968। इसको हल करेंगे हम, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r बराबर 968। अब मैं कहूँ 2 पाई का मान 22/7, हमें किसका मान दिया हुआ है यहाँ, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, तो r का मान पूछा है, तो r के स्थान पर r और s के स्थान पर कितना लगेगा 11 बराबर 968। फिलहाल यहाँ कोई काटापीटी नहीं हो रही है, तो हम देख पाएंगे कि r का जिसके साथ में गुणा हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो r का 2 गुणा 22 गुणा 11 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और r के साथ में 7 का भाग हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो देखो ये 11 से कटेगा, 11 अट्ठे 88 है ना, 88 और 96 में से 88 जाएगा तो 8 बचेगा, और हाँ 8 आएगा तो फिर 88 हो जाएगा, फिर 11 अट्ठे 88 और 22 चौके 88 और 2 से 4 2 बार, तो इसका r बराबर कितना सेंटीमीटर मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखिए r बराबर 2, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए ये दो भी यहाँ नहीं बचा, 7 दूने 14 सेंटीमीटर होता है। आप समझ में आई, एक बार और देखें, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, सूत्र होता है 2 पाई RS बराबर 968। यहाँ पाई का मान 22/7, r का मान पूछा गया है, तो r के स्थान पर r और s का मान दिया हुआ है कितना 11 सेंटीमीटर, तो r के साथ में 22 2 और 11 का क्या हो रहा था गुणा, माने उधर जाके क्या कर दिया भाग, और r के साथ में 7 का भाग हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया गुणा, तो 11 से काटा 88 बार, 22 चौके 88, 2 से 4 2 बार और 7 दूने 14 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। तो 10वें का क्या हो जाएगा जहाँ 11 बार बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सबसे अधिक बार आए वही क्या होता है बहुलक होता है। सबसे अधिक बार यहाँ कौन आ रहा है 4 कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ 2 बार, तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है 4 आ रहा है, इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम कितने बनेंगे 6, और कौन कौन से बनेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या बोला है यहाँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यहाँ कौन कौन सी होंगी, ध्यान रखना एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक को ना तो भाज्य संख्या में शामिल करेंगे और ना ही अभाज्य संख्या में। यहाँ कौन सी अभाज्य संख्या होगी 1 2 3 और 5। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रयोग की संख्या बटे कुल परिणाम, प्रयोग की संख्या कितनी हो जाएगी 3, कुल परिणाम 6, काटा पीटी 3 एकम 3 3 दून 6, तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। ये हो गया आपका खंड अ का पहला प्रश्न। अब देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। उम्मीद है ये सभी विद्यार्थियों के समझ में आया होगा, तो समझ में आया है तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, 3 + 2 √ 5 संख्या है परमेय या अपरमेय। देखिए √5 कैसी संख्या होती है अपरमेय, और √2 5 के साथ में 2 का गुणा कर रहे हैं और फिर 3 जोड़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि आप परमेय संख्या के साथ में किसी भी संख्या का गुणा करें, किसी भी संख्या को जोड़ें, किसी भी संख्या को घटाएं, यदि ये √5 अपरमेय है
इसके साथ में हम 2 का गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, कुछ भी करें तो संख्या कैसी आएगी, फिर अपर में आएगी। कैसी आएगी, अपर में। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे, अपर में लिख देंगे। समझ में आया ना, ये √5 अपर में है, अपर में के साथ में परमेय का गुणा करें तो अपर में, अपर में के साथ परमेय जोड़ेंगे तब भी कैसी, अपर में। 3 और 2 कैसी हो जाएंगी, परमेय हो जाएंगी। ये टोटल संख्या की बोली गई ये बात, तो ये परमेय संख्या होगी। सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम या समरूप, तो कैसे होते हैं, समरूप। सभी व्रत, कैसे भी व्रत बनाओ, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो ये कैसे होंगे, दोनों सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन समरूप होंगे क्योंकि इनका रूप समान है और आकार कैसा है, अलग अलग है, इसीलिए सभी व्रत समरूप होते हैं। और ये बोला गया है tan 30 और tan 60 का मान क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए, tan 30 का मान होता है √1/√3 इंटू tan 60 का मान होता है √3। तो ये √3 से √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो इसका मान कितना होगा, 1। व्रत की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण बनता है न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण। तो ध्यान रखना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में समकोण बनता है। कैसा बनता है, समकोण। आपकी एक पर में है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, x बार बराबर सिग्मा xi/fi अपॉन सिग्मा fi। ये क्या बोला गया है, ये वर्गीकृत है ना। तो वर्गीकृत में पहले मध्यमान निकालेंगे xi और fi, तो सिग्मा xi/fi अपॉन सिग्मा fi। यदि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए बात किया जाता तो क्या होता, माध्य का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करते, एक लाइन में दिए होते। तो अब बोला गया है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। याद रखना, प्रायिकता का मान 0 से छोटा तथा 1 से बड़ा नहीं होता है। अब जरूरी नहीं यही प्रश्न बने, यहाँ दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0, या ये बोले निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1। ऐसे करके इस स्थान पर कोई दूसरा प्रश्न बन सकता है। और ये याद रखना कि प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 के पहले में कहा गया है कि 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। कि 2 चर वाले समीकरण निकाय है उसमें अद्वितीय हल कब होता है। तो आपको पता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण निम्न होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप के होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये तो एक समीकरण होगा। दूसरा क्या होगा, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हों तो अद्वितीय होने की शर्त, अद्वितीय हल होने की शर्त, अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होगी कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इस कंडीशंस में क्या होंगे, हल अद्वितीय हल होंगे। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो हल कोई भी हल नहीं होगा। और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे। हमें यहाँ क्या पूछा गया है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 की कंडीशंस पर कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। देखिए आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद होना चाहिए, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a।
तो धराचार सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस के पूरे से अपॉन 2 है। देखिए ये यहाँ ये बोला गया है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि ये ना बोला जाता, ये बोलते कि धराचार सूत्र लिखो, तो फिर इसमें ये बात लिखनी पड़ती, यहाँ a x स्क्वायर गुणा b x का गुणा तथा c अचर पद होगा, यहाँ इतना सा बोल दिया गया है, तो अब ये बात लिखनी नहीं होगी। फिर यहाँ से पता चल रहा है एक अंक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक होगा। यदि ये बात ना लिखता, केवल ये बोलता कि श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो फिर ये बात हमको बतानी पड़ती कि ए में क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है, अचर। अब देखिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न तीसरा कि एक समान श्रेणी है 2 5 8 11 के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से प्रथम पद ए बराबर मान कितना है 2, और डी कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1, a2 का मान 5 माइनस a1 का मान 2, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 12 पदों तक, तो n का मान कितना हो जाएगा 12। तब योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक शुरू 2a प्लस n माइनस k1 इंटू डी। तो देखिएगा n का मान यहाँ से कितना रखेंगे हम 12/2, 2 a का मान कितना है 2 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। अब आगे हम इसको हल करेंगे तो देखो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, कोष्टक शुरू 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 और 11 दिया 33। तो देखो 6 कोष्टक हटाएंगे, गुणा का चिन्ह 33 और 4 हो जाएगा 37, 4 और 3 7, 6 का गुणा करेंगे 6 36 42 की 2 हासिल 4 और 36 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो ऐसे 12 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई सभी विद्यार्थियों के में। आगे की कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो ये बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं, समरूप, और इनकी भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो इन दोनों की त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के समानुपाती होता है। आपको ये प्रमेय यहाँ लिखनी पड़ेगी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान, अनुपात के बराबर हो। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। यानी दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। या संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर लिखूंगा, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो दो त्रिभुज हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 4:9। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो मैं मान लूंगा पहला त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। तो इनकी संगत भुजा का अनुपात कितना 4:9, तो 4/9 के वर्ग के बराबर होगा। 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। अतः इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16:81 होगा। कितना होगा 16:81। सॉरी थोड़ा सा देखा नहीं आपको, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हो जाएगा तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, इनकी संगत भुजाएं वो 4:9 में दी हैं। तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16:81। देखो अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 5वां, सेक 40 अपॉन कोसेक 50 माइनस सेक 50 अपॉन कोसेक 40 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों में से, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते समय कई बार बताया होगा कि इन दोनों में से किसी एक का मान बदलेंगे, किसी एक को बदलेंगे। तो देखो कैसे बदलेंगे। जैसे मैं कहूँ यहाँ सेक 40 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस के 50। 40 का मतलब क्या हो जाएगा, 90 माइनस के 50 अपॉन, तो ऊपर वाला जन दिया तो नीचे वाले को जन नहीं करेंगे, ये रहेगा कोसेक 50 माइनस। ऐसे ही यहाँ लिखूँ मैं सेक 50 को क्या लिख देंगे, 90 माइनस की 40 अपॉन कोसेक 40। 50 का मतलब क्या हो जाएगा, 90 में से 40 जाएगा तभी तो 50 बचेगा, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। तो देखो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 50। सेक 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर हम क्या पढ़ रहे हैं 50, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, थीटा का मान यहाँ से 50 अपॉन कोसेक 50 माइनस। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या पढ़ना है 40, तो यहाँ भी क्या आएगा 40। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा का मान यहाँ कितना है 40। तो देखो ये दोनों बातें बराबर हैं, इसीलिए कट के कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये भी दोनों बातें बराबर हैं इसलिए कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 0, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6वां, 9 सेक वर्ग थीटा माइनस 9 टेन वर्ग थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां से देखा जाए तो 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 9 पुस्तक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह, आपको याद हो एक सर्वसम का है सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा का मान कितना होगा 1। सर्वसम का होती है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, और सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा में से सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 9 एकम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी कड़ी में हम अगला प्रश्न देखें कि एक समय एक मीनार की छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। देखिए ये मैं प्रश्न आपको केवल सोल्व करा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं थोड़ी कुछ जल्दीबाजी कर रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है और ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगा। समय मैं प्रश्न पहले पढ़ा चुका हूँ और आप भी, मेरा मानना है परीक्षा समय चल रहा है तो आप भी सभी प्रश्नों को पढ़ चुके होंगे, केवल आपको थोड़ा सा रिपीट करना है, तो मैं थोड़ा समय आपके सामने यहाँ कम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। क्या है कि मीनार की छाया, ये कोई मीनार है तो इसकी छाया की लंबाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई की बराबर हो जाती है, तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये इसका उन्नयन कोण है, मैं इसको थीटा मान लूँ, ये मुझे ज्ञात करना है। ABC में नामांकन करूँ यहाँ, तो AB मीनार की ऊंचाई है और BC मीनार की क्या है छाया, तो माना मीनार की ऊंचाई क्या AB और BC क्या हो जाएगी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई BC। अच्छा ये बोला गया है कि एक समय मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो जाती है, बराबर का अर्थ में मान लूँ ये h मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी h मीटर हो जाएगी, कह सकता हूँ इसको h मीटर बराबर h मीटर। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए मैं यहाँ मेरे पास ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं में संबंध देखेंगे, तो एक भुजा AB और दूसरी भुजा BC, इन दोनों के मध्य में संबंध देखेंगे। तो थीटा के जस्ट सामने क्या होता है लंब, लंब के जस्ट सामने कर्ण और शेष भुजा आधार कहलाती है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है थीटा। तो देखिए AB अपॉन BC दोनों का मान कितना है h है, तो h अपॉन h बराबर टेन थीटा, और ये कट जाएगा कितनी बार एक बार, एक बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान एक कब होता है टेन 45 पर, कब होता है टेन 45 पर, तो इस एक के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा टेन 45 बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से टेन कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी बचेगी 45 देगी।
तो एक समय एक मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होती है, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है, पहले में क्या था, ये बोला गया था कि ये दोनों बराबर है। अब क्या बोला गया, देखिए यहाँ भी थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये भुजा है वो 10 मीटर की है और ये भुजा है वो 10√3 मीटर की है। तो मैं बात करूँ, मेरे पास ये दो भुजाएं दी हुई है, इन दोनों में मैं संबंध देखूंगा। तो एक भुजा BC और एक भुजा AB। देखो थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधा। तो ये क्या हो गया, लंब बट्टे आधा। लंब बट्टे आधा क्या होता है, tan थीटा। देखिए BC का मान कितना है 10 और AB का मान कितना है 10√3। tan थीटा के स्थान पर tan थीटा, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा √3। तो tan थीटा, थीटा की टर्म में tan का मान 1/√3 कहाँ होता है, tan, सॉरी ये यहाँ लिखा रहने तो ऐसे tan थीटा 1/√3 tan थीटा की टर्म में कितना मान होता है, tan 30 का। कितने का मान होता है, tan 30 का। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 के स्थान पर आज मैं क्या लगूंगा, tan 30 बराबर tan थीटा। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा के मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आई बात। एक बार दोबारा बोलूं मैं, BC/AB करेंगे, क्योंकि मेरे पास इन दो भुजाओं में संबंध है। तो मैं देखूंगा कि BC क्या हो रहा है, लंब, और AB क्या हो रहा है, आधा। लंब बट्टे आधा होता है tan थीटा। BC का मान 10 है और AB का मान 10√3 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√3। 1/√3 tan की टर्म में क्या होता है, tan 30 होता है। तो यहाँ tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगा। देगा यदि एक वृत्त एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त का, यानी कि O केंद्र वाला कोई वृत्त है, ये O केंद्र वाला क्या हो गया, कोई वृत्त हो गया। O केंद्र वाले वृत्त पर एक बिंदु P से, ये मान लेता हूं मैं बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। PA वो PB स्पर्श रेखा है, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये दोनों रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो AOB का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात AOB, इस कोण का मान हमको पूछा गया है। तो देखिए ये त्रिज्या हो जाएगी और ये क्या है, स्पर्श रेखा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंबवत। और इसी प्रकार ये त्रिज्या सॉरी ये स्पर्श रेखा, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। अब देखिएगा मुझे 1 2 3 4 ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए ये कोण कितने का, 80। अच्छा मैं इसका नाम देखूं, ये कोण क्या है, AOB, कोण AOB प्लस ये कोण कितने का है, 90 का, प्लस ये कोण कितने का है, 90 का, प्लस ये कोण कितने का है, 80 का। चतुर्भुज बन रहा ना, 1 2 3 4, चार भुजाएं, इसलिए चतुर्भुज बन रहा है। और एक इन चारों को कोणों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा, 360 आएगा। देखिएगा कोण AOB बराबर 90 90 180, 180 और 80 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 260। कितना हो जाएगा, 260 बराबर 360। तो AOB बराबर ये 260 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो AOB का मान कितना बचेगा, यहाँ से 100 डिग्री बचेगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 2:1 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की माप लिखिए। तो 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए। तो ये आपको 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि आप जो पैमाना यूज करते हैं वहाँ कितना सेंटीमीटर होता है,
15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा? 15 सेंटीमीटर। तो ऐसा करेंगे कि पहले 15 सेंटीमीटर खींच लेंगे, फिर 15 और 4 19 होता है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसको क्या करेंगे और बढ़ा देंगे। पहले 15 का पूरा खींच लेने के बाद में 4 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। तो ये मैं कहूँगा कि एक ए बी रेखाखंड खींच लिया मैंने। तो कितना लंबा है? 19 सेंटीमीटर। अब इसे 2:1 में विभाजित करना है। 2:1 में विभाजित करने के लिए क्या करेंगे? ए से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा एक्स खींचेंगे। ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा एक्स खींचेंगे। ऊपर की तरफ खींच सकते हो अथवा नीचे की तरफ भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैंने ऊपर खींच लिया है। तो इसे 2:1 में विभाजित कीजिए। तो अनुपातों का योग करेंगे, 2 और 1 तो कितना हो जाएगा? 3। तो इस पर समान लंबाई के 3 चाप लगाएंगे, 1 2 और 3। समान लंबाई ऐसे प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, चाप घुमाया, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, चाप घुमाया, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, चाप घुमाया। ये ध्यान रखना है कि आपको चाप को चेंज नहीं करना है। मैं इसका नाम लिखूँ A1 A2 और A3। याद रखना, अंतिम को अंतिम बिंदु से मिला देंगे, अंतिम को अंतिम बिंदु से मिला देंगे। और बोला गया है 2:1 में, तो एक हिस्सा कितना करना है? 2 और 1 कितना करना है? 1। तो ध्यान रखना, बिंदु A2 से 2 बोला है ना, तो बिंदु A2 से A3 के समांतर रेखा खींचेंगे। अच्छा, A3 के समांतर रेखा कैसे कहते हैं? जितने का कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनाना है। तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और प्रकार को ऐसे घुमाएंगे, उसी प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और प्रकार को घुमाएंगे। ध्यान रखना, प्रकार पहले आप अपनी स्वेच्छा से भूलेंगे और जितनी भी भूलेंगे उसके बाद में चेंज नहीं करेंगे। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और प्रकार को घुमाएंगे, उसी प्रकार को बिंदु A2 पर रखेंगे और प्रकार को घुमाएंगे। फिर ऐसे नापेंगे ये कितना का कोण बन रहा है, फिर ऐसे ही यहाँ ये कितने का कोण बन रहा है, फिर इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से इसकी कैसी हो जाएगी? समांतर रेखा हो जाएगी। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा इसका? तो अच्छा, ये यहाँ तक ये हिस्सा कितना हो जाएगा इसका? 2। यहाँ में कोई अन्य नाम दे दूँ, C। तो मैं कह सकता हूँ कि AC अनुपात BC कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें कहा गया है दोनों भागों की माप लिखिए। दोनों भागों की माप लिख लिए, तो ये नाप के लिखोगे आप स्केल के माध्यम से कितना है और ये कितना है। आप मैंने तो ऐसे ही बनाया, आप एग्जैक्टली बनाओगे चित्र तो आप नाप करके लिख पाओगे कि ये कितने का है और ये कितने का है। ठीक, देखिएगा आगे अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। त्रिज्या कितनी है? 6। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। क्या बोला गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या कहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना बोला गया? 6। स्क्वायर तो 6 गुणा 6 और थीटा का मान कितना है? 7/360। 1 0 से 1 0, 6 चला 36 6 और 6 से 6 घट जाएगा। ठीक है। 22 का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरा मानना है सभी को समझ में आया होगा। काटा पीटी एक बार देने का द्वारा 0 से 0 कट जाएगा, 6 36 की 6 से 6 कट जाएगा। 22 का 132, 6 12 1 के यहाँ से 6 12 1 है, 6 12 की 2 आंसू 1 और 6 12 1 तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 11वां देखेंगे। एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद और 4 लाल है। नीली गेंद 3, सफेद गेंद 2, लाल गेंद 4 और मैं कहूं कुल गेंद 4 और 2 6, 6 और 3 7। फिर कहा गया है कि इस बक्से से एक गेंद यहाँ पर 4 निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली हो। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता पूछी है, नीली गेंद होने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। प्रयोगों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो नीली गेंद होने की प्रयोग कितनी है? 3 और कुल परिणाम कितने हो गए? 7। तो नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 3/7। ठीक, और आगे देखो।
देखिएगा अब खंड बी प्रारंभ होगा और बी खंड में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 13 प्रश्न पूछे जाएंगे और 13 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। यहाँ से 26 नंबर का मैटर बनता है। मैं मान रहा हूँ कि कुछ ये वीडियो लंबी हो गई है, ये सभी प्रश्नों को हल करा रहे हैं। आपका पेपर भी 3.25 घंटे का होगा, तो मेरे को भी समय लगता है लिखने में, वीडियो लंबी हो रही है। तो कोशिश यही करनी है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। लंबी हो रही है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आपको हार नहीं माननी है, परेशान नहीं होना है, अंत तक बने रहना है। और अंत तक बने रहना है, हौसला होना चाहिए आपके अंदर अंत तक बने होने का। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। और आप भी यही वादा करो कि आपको हारना नहीं है, पूरी तक वीडियो देखनी है अंत तक। देखिए आगे की कड़ी में मैं इसे हल करूँ। दो संख्याएं 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक तो 616 का गुणनखंड करेंगे 2 से 308 हो जाएगा, हाँ ना। और 2 से करोगे तो 2 एकम 2, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूना। और फिर 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, एक बचेगा और 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 7 से होगा और 11 एकम 11। और इसी प्रकार 32 का करें तो 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 3। देखिए 616 बराबर क्या रखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। और 32 के बराबर क्या रखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 है 5। अच्छा यही प्रश्न शायद आपको याद हो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था कि दो संख्याएं 616 और 32 का कोई अन्य संख्याएं थी, संख्या मुझे याद नहीं है कौन सी संख्या थी, यही बोला गया था महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो कुछ विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे कि सर महत्तम समावर्तक क्या होता है, क्योंकि उसने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है, HCF है ना। महत्तम समावर्तक या मसप या HCF बात एक ही होती है। लघुत्तम समावर्तक या LCM या लसप, ये बात ध्यान रखना। महत्तम समावर्तन को क्या बोलते हैं, HCF। तो HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं, हाई कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में फैक्टर होने चाहिए। कितना है, 2, ये और 2 मिल रहा है, ये और 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, और कुछ दोनों में मिल रहा है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ये दोनों में होना चाहिए। 2 4 4 2 8, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 4 तथा 1 है। शून्य दिए हुए हैं 4 तथा 1, और हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बहुपद ज्ञात करने का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा सूत्र होता है। ये सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो यानी कि एक शून्य अल्फा है और एक शून्य बीटा है, तो मैं कहूंगा कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, और अल्फा डॉट बीटा याद करेंगे तो 4 डॉट 1 का मतलब 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, 5, और यहाँ x और होता है 5x प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना हो जाएगा, 4। तो ये बहुपद बन जाएगा जिसके शून्य 1 4 होगा और 1 कितना होगा, 1 होगा। ठीक, आगे की कड़ी में प्रश्न संख्या 6, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस के 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम गुणनखंड लगाएंगे, मैं कहता हूं कि पहले का तीसरे से गुणा करो, गुणा करने पर 6 दूनी 12, गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 12, और जोड़ने घटाने पर कितना हो जाएगा, 1। तो क्या होंगे गुणनखंड, 4 और 3, 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। देखिए 6x स्क्वायर
माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर 0 है ना। गुणा करेंगे तो 4 3 12 माइनस के 12 हो जाएगा और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए माइनस के x, तो माइनस के 4x प्लस के 3x कितना बचेगा माइनस के x, दो दो के क्या बनाएंगे यहाँ से सम बनाएंगे तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा कुछ नहीं आ रहा है यानी क्या आएगा 1, 3x माइनस के 2 बराबर 0। बीच के पुस्तक एक जैसे हैं तो हमारा गुणनखंड सही है और इनको एक पुस्तक में लिख लेंगे और एक पुस्तक में कॉमन लिए लिख लेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो 3x माइनस के 2 बराबर 0, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, x का 3 के साथ गुणा हो रहा है उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। ऐसे यहाँ 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x का 2 के साथ गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। अतः शून्य क्या हो जाएंगे हमारे, इसके शून्य हो जाएंगे 2/3 और कॉमा माइनस 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे बिंदु है, कोई बिंदु है जिसके दशांक है 1 कॉमा माइनस के 5 और कोई दूसरा बिंदु है जिसमें दशांक है माइनस के 4 कॉमा 5। तो देखिए गौर से क्या कहा गया है कि बिंदु 1 कॉमा माइनस के 5 और माइनस के 4 कॉमा 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, कौन सा अक्ष विभाजित करता है इसको, x अक्ष, और ये बोला गया है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो x अक्ष से विभाजित करता है तो x अक्ष के विभाजित कर x अक्ष को काटेगा तो x अक्ष को काटने वाले बिंदु के रेखा क्या होते हैं x, 0 होते हैं, क्या होते हैं x, 0 और हम मान लेंगे यह कौन से अनुपात में विभाजित करता है x1 अनुपात, ये कहेंगे कि माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। हाँ तो देखिएगा यहाँ से m1 अनुपात m2 में तो यहाँ x की वैल्यू तो नहीं बताया मैं, इसकी वैल्यू बताया y की, तो y का सूत्र क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो y का मान कितना है यहाँ से 0, m1 का मान नहीं पता, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 के स्थान पर m2 और y1 का मान कितना माइनस के 5 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब देखिएगा हम यहाँ बस गुणा करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 का किसी से भी गुणा करेंगे कितना बन जाएगा जी 0 हो जाएगा और 1 का करेंगे तो यही बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5m1 प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस 5m2 और m1 प्लस m2 का 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो 5m1 ये m2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब हमको m1 अनुपात m2 चाहिए तो m1 से m2 का 5 के साथ में गुणा हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग, यहाँ क्या बचेगा 5/5, तो इसका हमको तो 1:1 हो जाएगा, m1 अनुपात m2 का उत्तर कितना हो जाएगा 1:1। तो x अक्ष इन दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये आपकी भूमि हो जाएगी, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु क्या 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, इस बिंदु से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो इसमें जो डोरी लगी हुई है इस डोरी इसको अस्थायी रूप से बिंदु से बांध दिया जाता है, इस प्रकार से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये भूमि है, ये क्या हुई डोरी, इसका झुकाव कितना है 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढाल नहीं है, यानी कि डोरी है जो बिल्कुल सीधी है, ढीली नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मैं इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मैं मान लेता हूँ x मीटर, तो मैं लिखूँ, देखो नामांकन करें ABC, माना डोरी की लंबाई, डोरी क्या मानी हमने AC और डोरी मान ली हमने x मीटर। अब देखो मेरे पास सिर्फ इसकी दो भुजाएं दी हुई है, एक ये दी हुई है, ये क्या कर रही है, इन दोनों भुजाओं के मतलब संबंध देखेंगे तो एक भुजा AB और एक भुजा
AC, इन दोनों के मध्य में संबंध दिए गए हैं। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये तो 90 डिग्री कोण होगा, थीटा के अकॉर्डिंग लंब के सामने कर्ण शेषभुजा आधा, तो AB क्या हो गया कर्ण और AC क्या AB क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बट्टे लंब क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। या फिर मैं आपको ऐसे लिख दूं AB अपॉन AC, ऐसे भी लिख सकते हैं। AC क्या है, AB क्या है लंब और AC क्या है कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू 60, देखिए AB का मान 60, AC का मान x मान लिया है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, बच्चों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x√3 60 दूनी 120 और x का √3 के साथ में गुणा हो रहा है तो बढ़ जाके क्या हो जाएगा भाग। अच्छा कोई संख्या नीचे अंडरूट की नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका क्या करना है यहाँ फॉर्मेलीकरण 120/√3 का फॉर्मेलीकरण करेंगे तो √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा, तो 120/√3 का √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, एक कितनी बार कट जाएगा 40 बार, x का मान हो जाएगा 40√3 मीटर, अतः डोरी की लंबाई हो जाएगी 40√3 मीटर। मेरा उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ रही होगी। धन्यवाद। वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और समझ में आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलें।